हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर। उसका जो हमारा फर्स्ट केस स्टडी इज मायस्थीना ग्रेविस। तो अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर इज मैंडेटरी इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। इस पे बहुत सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम जो केस स्टडी करेंगे दैट इज मायस्थीना ग्रेविस। हमेशा क्लिनिकल क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। तो मायस्थीना ग्रेविस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? एक मिडिल एज फीमेल है, वो आती है ओपीडी में और कंप्लेन करती है कि मॉर्निंग में आई एम फाइन। जैसे जैसे डे आगे जाता है, एज द डे प्रोग्रेसेस, आई फील वेरी फटीग, मुझे फटीग महसूस होती है। अनेबल टू डू नॉर्मल हाउस होल्ड रूटीन, में नॉर्मल काम भी नहीं कर पाती, जैसे कि कटिंग वेजिटेबल्स। फिर जब ऑन एग्जामिनेशन हमें दिखता है टोसिस, डिप्लोपिया एंड प्रॉक्सिमल लिम्ब वीकनेस। अब देखने से हमें पता चल रहा है ये केस मायस्थीना ग्रेविस का है। लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जब पेशेंट मॉर्निंग में उठता है तब उसको थकावट होती है, एज द डे प्रोग्रेसेस वो नॉर्मल फील करना शुरू हो जाता है और उसमें प्रॉक्सिमल लिम्ब वीकनेस नहीं होती। तो इसलिए दिस इज द केस ऑफ मायस्थीना ग्रेविस। अब हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं? पहला हमेशा एटियोलॉजी, क्योंकि इसमें हमेशा पूछते हैं पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट। तो पहले हम बात करेंगे एटियोलॉजी की। अब हमें पता है दिस इज अ ऑटो इम्यून कंडीशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, किसका है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का है। अब ऑटोइम्यून कंडीशन है तो एंटीबॉडीज तो बनेंगी। कहां बनेंगी? अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो इसको आप ए क्यूब से याद कर सकते हैं। ए से ऑटोइम्यून, ए से एंटीबॉडीज और किसके अगेंस्ट? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट। तो दिस इज अ ऑटोइम्यून कंडीशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब बात करें इसकी इटियोलॉजी के बारे में। नॉर्मली हमें पता है कि जब भी ये आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, दिस इज योर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो नॉर्मली मैसेज आता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच बाइंड्स टू द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर होती है मसल कंट्रैक्शन, ये नॉर्मल है। अब मायस्थीना ग्रेविस में क्या होता है? क्योंकि एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया तो देयर इज नो बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द रिसेप्टर एंड हेंस नो मसल कंट्रैक्शन। और यहाँ पे देखिए जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें बहुत अच्छे फोल्ड्स होते हैं जिसको हम पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पे वो फोल्ड्स फ्लैटन हो जाते हैं। तो मायस्थीना ग्रेविस में देयर इज नो मसल कंट्रैक्शन एंड द फोल्ड्स बिकम फ्लैटेंड। क्यों नहीं हो रही कंट्रैक्शन? क्योंकि एसिटाइलकोलिन का के खिलाफ एंटीबॉडी बन गया है तो वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता है। तो दिस इज द इटियोलॉजी। अब बात करें इसकी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स में आधे तो आपको ऊपर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ फटीग, फटीग मतलब थकावट, उसको बहुत ज्यादा थकावट होती है। जनरलाइज्ड मसल वीकनेस, स्केलेटल मसल वीकनेस कंप्लेन करती है। डिफिकल्टी इन डूइंग डेली टास्क, रोज के टास्क करना मुश्किल हो जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल काटना। इवन वो ये भी बोलती है कॉम्बिंग ऑफ हेयर बिकम्स डिफिकल्ट, मतलब कंघी करना भी इतना मुश्किल है, उसकी बाजू में दर्द हो जाती है। फिर क्लाइंबिंग स्टेयर्स भी मुश्किल हो जाते हैं। पर ये कब होते हैं? शाम को। दिन में जब सुबह उठती है तब नॉर्मल होती है, जैसे जैसे शाम होती है बॉडी स्टिफ हो जाती है और थकावट ज्यादा हो जाती है। कुछ पेशेंट्स तो स्वेलिंग डिफिकल्टी भी बोलते हैं। फिर जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या फाइंडिंग मिलती है? टोसिस विच इज मीन्स ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन, जिसकी वजह से ब्लरिंग हो सकती है विजन की। फिर होता है प्रॉक्सिमल लिम्ब वीकनेस। इस डिजीज में प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस होती है। इसके लिए आप चेयर टेस्ट करवा सकते हो। पेशेंट को बोलेंगे चेयर से खड़ा होना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर रूफ टेस्ट करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं बिना हेड लिफ्ट किए ऊपर देखिए। पेशेंट जैसे ही 20 सेकेंड होंगे पेशेंट नहीं कर पाएगा और उसको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाएगा। दिस इज द रूफ टेस्ट। तो ये सारे एग्जामिनेशन पे हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं। फिर बात कीजिए इसकी डायग्नोसिस के बारे में। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है तो एंटीबॉडीज बनती है। तो किसके खिलाफ बनती है? पहली है एंटी एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडीज, जो ब्लड में हमें मिलती है। तो ब्लड में आपको एंटी एसिटाइलकोलिन एंटीबॉडीज मिलेंगी और ये टेस्ट इज 80 to 90% स्पेसिफिक। सेकेंड एंटीबॉडीज इज दी एंटी मस्क एंटीबॉडीज, पर ये कम लोगों में दिखाई देती है एंटी मस्क एंटीबॉडीज। तो 2 ब्लड टेस्ट हो गए। तीसरा टेस्ट है ईएमजी। ईएमजी क्या है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ईएमजी जिसमें हमें डेक्रीमेंटल कंडक्शन दिखती है। डेक्रीमेंटल कंडक्शन इज रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ मसल विल कॉज डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो जाएगा। दिस इज डेक्रीमेंटल कंडक्शन। जब हम बार बार स्टिमुलेट करेंगे मसल को तो रिस्पॉन्स विल डिक्लाइन। फिर सीटी स्कैन कर सकते हैं थाइमोमा रूल आउट करने के लिए, क्योंकि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है। काफी लोगों में इट इज एसोसिएटेड विद थाइमोमा।
थाइमस ग्लैंड की एनलार्जमेंट, तो उसके लिए हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। पहला देते हैं हम कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स ड्रग, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मसल कंट्रैक्शन करानी है, उसके लिए एसिटाइलकोलिन चाहिए। तो हम कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, जो एंजाइम्स एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करते हैं, उसके खिलाफ हम ड्रग्स देंगे, जैसे कि नियोस्टिग्मिन, पायरोस्टिग्मिन। तो ये एसिटाइलकोलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन होगा। तो दीज आर दी कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स विच इनहिबिट्स द कॉलिनेस्टरेज एंजाइम्स। सेकेंड इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्योंकि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है। थर्ड इज प्लाज्मा एफेरेसिस टू रिमूव एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड, एंड फोर्थ इज थाइमेक्टमी इफ वी फाउंड एनी थाइमोमा। तो ये है पूरा आपका मायस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें आपको क्लिनिकल क्वेश्चन आता है, जिसमें इटियोलॉजी भी है, क्लिनिकल फीचर्स भी बता दी हैं आपको, डायग्नोसिस भी बता दिया और ट्रीटमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।